हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं, वहां पर मैं पढ़ाता हूं। मेरे द्वारा वहां पर 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियो जो है पर्टिकुलर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि यहां पर एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य जो भी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं जिनके मेंस के एग्जाम होने वाले हैं या फिर उनकी तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका जो प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न ये है कि राजद्रोह क्या है। राजद्रोह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अघोषित पहरा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये जो प्रश्न रहेगा ये संबंध रखेगा आपके पेपर 2 से संबंध रखता है। ये पेपर 2 में जो यहाँ पर अब एक सब सेक्शन है जिसका नाम है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा। तो बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा से संबंध रखता है, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ये संबंध रखेगा। तो उसी संबंध में ये जो प्रश्न रहेगा, इस प्रश्न के जो भी प्रावधान रहेंगे, चाहे वो प्रावधान संवैधानिक प्रावधान हो या इसकी इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि राजद्रोह जिसे हम सेडिशन कहते हैं, सेडिशन का चार्ज क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कब कब आया है, इसके माइलस्टोन केसेस क्या रहे हैं, आज़ादी से पहले का क्या इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद का क्या इतिहास रहा है। ये सारे के सारे जो प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों का सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी और बताने की कोशिश करेगा कि राजद्रोह का डेफिनेशन क्या है और ये न्यूज़ में क्यों आ जाता है। तो देखिए, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़ में कैसे स्टार्ट हो जाता है, ये आ गया है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जब दिल्ली का इलेक्शन हो गया यहाँ पर, तो दिल्ली के इलेक्शन के बाद जो कन्हैया कुमार थे और शर्जील इमाम थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया था, जिसको यहाँ पर कन्हैया कुमार के ऊपर खासकर जो बोला जा रहा था कि दिल्ली की सरकार परमिशन नहीं दे रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया और एक केस चल के मतलब कह सकते हैं कि वो उसकी जो जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा वो होगा। तो उसी संदर्भ में ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न वापस से आ जाता है हमारे न्यूज़ में और खासकर न्यूज़ में आ जाता है। तो इसके जो भी परिदृश्य है वो हमें समझना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब नए सिरे से। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा इसका संदर्भ क्या है, कि किस प्रकार से ये पूरा न्यूज़ में आ जाता है, किस प्रकार से ये पढ़ना पड़ रहा हमें। तो देखिए, राजद्रोह इन दिनों 4 अक्षरों का एक शब्द हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के बड़े राजनीतिक दल से लेकर के स्थानीय स्तर के राजनीतिक संगठन तक इस विषय पर बहस कर रहे हैं। आम से लेकर के खास तक हर कोई राजद्रोह शब्द के अलग अलग मायने निकाल रहा है, अपने अपने स्तर पर इसकी परिभाषा मतलब परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद पुलिस के द्वारा कई व्यक्तियों पर राजद्रोह कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में आप लोगों को पता होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो कर्नाटक का एक जगह है जहाँ पर, जिसका नाम है बीदर। तो बीदर में जो स्कूल है वहाँ पर ये जो सी ए इसके अगेंस्ट में एक कह सकते हैं कि नाटक किया गया बच्चों के द्वारा। तो वो नाटक को लेकर के वहाँ का जो प्रचार था उसके ऊपर भी केस दर्ज किया गया और जो बच्चे थे, बच्चों के जो अभिभावक मतलब जो पेरेंट्स थे, उनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया। इस वजह से पूरा चर्चा में आ गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो फैक्ट, हम फैक्ट की बात करेंगे तो आपको किस प्रकार से लिखना होगा, आप इस प्रकार से इन फैक्टों का मदद लेकर के लिख सकते हैं। तो जो एनसीआरबी है, मतलब यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार क्या पता चला है यहाँ पर, कि नागरिकता कानून पारित होने के बाद राजद्रोह के 194 मामले दर्ज किए गए हैं। कितने मामले? 194 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों यह भी बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों में राजद्रोह के जो मामले या जो भी मुकदमे यहाँ पर दर्ज किए गए उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई है। परंतु यदि हम बात करें कि कितने मामलों में लोग यहाँ पर दोषियों को सज़ा मिली है, तो यहाँ पर जो दोषी हैं उनको मात्र 4 मामलों में यहाँ पर सज़ा का आंकड़ा सामने आया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो मामले तो दर्ज किए गए हैं लेकिन यहाँ पर सज़ा बहुत कम लोगों को मिली है। मतलब यहाँ पर प्रूफ बहुत कम लोगों का हो पाया है कि इनको यहाँ पर ये सेडेशन के चार्ज में लिप्त पाए गए हैं। ऐसा बहुत ही कम मामला सामने आया है। इसके साथ भारत में इस कानून की नींव रखने वाले जो ब्रिटेन से कुल मिलाकर के, मतलब ब्रिटेन ने इस कानून को भारत में लेकर के आए थे, जिन्होंने उनके देश में, खुद उनके देश में 2009 में इस राजद्रोह के कानून को ख़त्म कर दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे देश में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, क्या यहाँ पर इस प्रकार के कानून होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा दलीलें भी दी जाती है। कोई एक धड़ा आकर के कहता है कि होनी चाहिए, कुछ दूसरे धड़ा आकर के कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो कहते हैं वो ये बोलते हैं कि
जो भी यहाँ पर विरोध करता है सरकार का, सरकार के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ताकत होती है जिसकी मदद से जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है उसको यहाँ पर सज़ा दिलाया जा सके। वहीं जो इसका विरोध करते हैं वो ये कहते हैं यहाँ पर कि अभिव्यक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर सरकार के अगेंस्ट या सरकार की जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ होती है जो जनता के विरुद्ध जाती है, यदि उसकी वो विरोध करता है तो उसको दबाने में, उसको पकड़ने में इस कानून का उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो लेकिन हमें जब आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर सारी के सारे फैक्ट लिखने पड़ेंगे, सारे पॉजिटिव फैक्ट लिखने पड़ेंगे, सारे नेगेटिव फैक्ट लिखने पड़ेंगे। यदि हम नेगेटिव फैक्ट लिखते हैं यहाँ पर तो हमें फिर बताना पड़ेगा कि इसके क्या क्या परिणाम सामने आएंगे, मतलब लाने होंगे अच्छे के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी हमारा जो आंसर राइटिंग होता है ना वो नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजद्रोह क्या है, मतलब क्या है राजद्रोह का परिभाषा हमारे संविधान के अंतर्गत, या फिर संविधान नहीं कानून के अंतर्गत जो आईपीसी का कानून है उसके अंतर्गत क्या डिफाइन किया गया है इसे। तो देखिए देश में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पीनल कोड या बोले तो हम आईपीसी की धारा 124A में परिभाषित किया गया है। अब क्या परिभाषा दी गई है तो देखिए आईपीसी में ये कहा गया है कि धारा 124 के अनुसार जो व्यक्ति या जो कोई, मैं शब्दशः पढ़ने की कोशिश करूंगा जो तो परिभाषा दी गई है वहाँ पर, कि जो कोई बोले गए या फिर लिखे गए शब्दों द्वारा या फिर संकेतों द्वारा या फिर दृश्य रूपण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या फिर पैदा करने का प्रयत्न करेगा या फिर अप्रीति प्रदीप्त करेगा या फिर प्रदीप्त करने का प्रयास करेगा, उसे आजीवन कारावास या फिर 3 वर्ष की कैद और फिर जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा के अंतर्गत 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो देखिए मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कि एक चुनी हुई सरकार के विरुद्ध जाकर के ऐसा कोई भी कार्य करेगा जिससे सरकार की कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट में या फिर सरकार की जो सम्मान है या फिर सरकार की जो कार्य की गतिविधियां हैं उसमें बाधा पहुंचाएगा, उस व्यक्ति को यहाँ पर सज़ा देने का प्रावधान है। तो सज़ा किस प्रकार के हो सकते हैं, तो सज़ा यहाँ पर आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 3 वर्ष की कैद हो सकती है या फिर यहाँ पर जुर्माना और दंड दोनों का होने का प्रावधान है। तो इस सारी की सारे जो प्रावधान है किसमें दिए गए हैं, आईपीसी का जो सेक्शन 124A है उसमें इसे दिया गया है। फिर इसके यहाँ पर 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। तो 3 स्पष्टीकरण क्या है, तो देखिए 3 स्पष्टीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला स्पष्टीकरण क्या आता है कि अप्रीति, मतलब यहाँ पर अप्रीति मतलब बोला गया है कि डिसअफेक्शंस पद हैं अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती है, मतलब कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर अभक्ति मतलब ऐसा उसमें भली उसकी यहाँ पर उससे श्रद्धा हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो वहाँ से यदि शत्रुता दिखाता है सरकार के प्रति तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर बताया गया कि घृणा, मतलब घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या फिर प्रदीप्त करने के प्रयास किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधि पूर्वक साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदित करने का या फिर टीका टिप्पणी करने की धारा के अधीन अपराध नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पर दूसरे स्पष्टीकरण में कि यदि कोई व्यक्ति है, यदि सरकार जो भी नीति लेकर के आ रही है, यदि उसके ऊपर विरोध दर्ज करा रहा है तो इसको यहाँ पर सेडिशन के रूप में नहीं माना जाएगा। ये इसके अंतर्गत बोलने का प्रयास किया जा रहा है। फिर तीसरा जो स्पष्टीकरण बोला गया शब्द सह वो ये बोला जा रहा है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या फिर प्रदीप्त करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध कारित नहीं होगी। मतलब इसके माध्यम से ये भी कहने का प्रयास किया जा रहा है इस तीसरे पॉइंट के माध्यम से कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की जो नीति है उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है या फिर उसको अनुमोदित करने का प्रयास कर रहा है, मतलब या फिर लागू किया जा चुका है, उसमें कोई परिवर्तन की भी बात कर रहा है, यदि उसको आकर के उस पर टीका टिप्पणी करता है तो वह भी इस कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारी बातें इसमें कही गई है। फिर ये बातें कहा गया इसमें कि भारत में राजद्रोह एक संज्ञेय अपराध है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वो है संज्ञेय अपराध। मैं इसको बताऊंगा आगे कि देखिए अब अगर भारत में इसे संज्ञेय
अपराध घोषित किया गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसके तहत गिरफ्तारी के लिए ना तो किसी वारंट की आवश्यकता है, ना किसी परमिशन की। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर ये राजद्रोह का केस दर्ज किया जा चुका है तो पुलिस उसे कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आकर के उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसे वहाँ पर किसी भी तरह के वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। साथ ही इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने सरकार पर आकर के ऐसा आरोप प्रत्यारोपण किया है जो भी, लेकिन वह यहाँ पर राजद्रोह की श्रेणी में आता है, तो पुलिस यदि उसको गिरफ्तार करती है तो अब वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उससे और सरकार के प्रति आकर के उनके बीच मध्य यहाँ पर मीडिएशन नहीं हो सकते। यहाँ पर कोई सुलह का प्रावधान नहीं किया गया है। सीधी बात यहाँ पर यह आएगी कि उसके ऊपर केस चलेगा और केस के तहत जो भी यहाँ पर प्रावधान है, सज़ा यहाँ पर बताई गई है, वो सज़ा इसको मिलेगा। फिर इसके अनुसार सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध नहीं है। मतलब यदि आप सरकार का कोई बात थे, उसकी बात का विरोध कर रहे हैं, यदि उसकी बात की अवमानना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो आलोचना करना सेडिशन के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन यदि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि परिभाषित नहीं किया गया है और ऐसी परिभाषा है जो कि देश विरोधी साबित होती हैं या देश विरोधी बातों में आता है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इसके अंतर्गत लेकर के आया जाएगा। लेकिन आलोचना करना यहाँ पर सेडिशन नहीं है, क्योंकि आलोचना करना जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बात तो हमने देख लिया किस किस प्रकार से आता है। अब हमें समझना होगा कि जो सेडिशन का कानून बना है, मतलब जो भी यहाँ पर सेक्शन लेकर के आया गया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो देखिए पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से है कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजद्रोह कानून को अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? इंग्लैंड में सबसे पहले लेकर के आया गया था 17वीं सेंचुरी में। 17वीं सेंचुरी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 600 से लेकर के आप 6 यहाँ तक मानेंगे आप 1600 से लेकर के 1699 तक। तो इस समय में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में ये कानून लेकर के आया गया था, अधिनियमित किया गया था, क्योंकि वहाँ के तत्कालीन कानूनविदों का मानना था कि सरकार और साम्राज्य के विरुद्ध कोई भी नकारात्मक विचार लाया जाता है वह सत्ता के लिए हानिकारक होता है और ऐसे व्यक्तियों को जेल में डाला जाना चाहिए, उन्हें सजा देना चाहिए। क्योंकि सरकार के विरुद्ध बात उठाना मतलब सोसाइटी में सरकार के अगेंस्ट में आकर के बात फैलाना, ऐसा माना जाता था, इसलिए कानून लेकर के आया गया था। फिर भारत में राजद्रोह कानून की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के वहाबी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए दोस्तों, कि जो भारत में जो राजद्रोह का कानून है वह कब आया था? तो वह 19वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, किस घटना के बाद आई थी? तो यह वहाबी आंदोलन के बाद ये जोड़ा गया था। मूल रूप से यह कानून वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ जो थे थॉमस मैकॉले, जिसको हमारे ICS जो भी गठित किया गया इसका फाउंडर माना जाता है और मॉडर्न एजुकेशन का भी ना फाउंडर माना जाता है, तो इनके द्वारा यह कानून तैयार किया गया था। लेकिन वर्ष 1860 में IPC लागू करने के दौरान इस कानून को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ये क्या था कि ये ब्रिटिश इतिहासकार जो थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब भारत में जो भी यहाँ पर IPC चालू, मतलब अभी भी जिसके तहत सज़ा का प्रावधान है, उसे IPC का जो एक्ट है वो 1860 का माना जाता है। उस समय इसे स्टार्ट किया गया था। तो उस समय इसे इस जो एक्ट है, इस एक्ट को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया था। मतलब ये जो एक्ट नहीं, ये जो यहाँ पर सेक्शन था, इस सेक्शन को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि फिर आगे चल के कब 1870 में, मतलब इसके 10 वर्षों के बाद, सर जेम्स स्टीफन ने स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की, जो उन्होंने भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870, मतलब यहाँ पर 1870 के अंतर्गत IPC का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें यहाँ पर उन्होंने ऐड किया। और जो ऐड किया जो सेक्शन, वो यहाँ पर क्या रहा? सेक्शन 124A, मतलब धारा 124A के नाम से इसे जाना गया। तो ये क्या, इसका क्रम अगर हम समझे तो क्या होगा? तो देखिए भारत में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, इसको लेकर के आया गया था जो थॉमस मैकॉले के द्वारा, जो कि 1837 में लेकर के आए थे। इसको लागू किया गया था भारत में 1860 में। लेकिन यहाँ पर जब 1857 में क्रांति होती है तो वहाँ पर उस क्रांति को पूरा आगे भी चला इसको दबाने के लिए। 1870 में जो सर जेम्स स्टीफन्स थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामियों को दबाने के लिए यहाँ पर ये एक्ट में उन्होंने संशोधन किया और संशोधन करके यहाँ पर IPC में जो चेंज किया वो भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के लाया। उसमें उन्होंने 124 ऐड किया, जिसके तहत यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर उन्होंने दंड करने का प्रावधान रखा।
फिर ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का उपयोग कई स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि रही है। अब हम बात करते हैं कि राजद्रोह से संबंध में ऐसे कौन से माइलस्टोन केसेस हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भारत की जो भी दंड प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा मूलचूल परिवर्तन किया है। तो हम बात करेंगे इसको दो तरीकों में बात करेंगे। एक बात करेंगे 1947 से पहले की बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे यहाँ पर आज़ादी के बाद की। तो आज़ादी से पहले कौन कौन से माइलस्टोन केसेस थे और आज़ादी के बाद कौन कौन से केसेस हुए, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो पहला केस यहाँ पर आता है महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस। तो महारानी बनाम जो था जोगेंद्र चंद्र बोस, वो जो केस था ये था केस 1891 में। 1891 में क्या हुआ था यहाँ पर कि सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग वर्ष 1991 में एक अखबार के संपादक जो कि जोगेंद्र चंद्र बोस थे के विरुद्ध किया गया था। क्या हुआ था उस केस में? उस केस में ये हुआ था कि इन्होंने क्या हुआ था, जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश सरकार है, उसके विरुद्ध यहाँ पर उन्होंने कुछ लेख लिख दिया था। तो उस लेख की वजह से यहाँ पर उनको ऐसा माना गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट क्यों किया गया था। 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट इसलिए किया गया था कि जो भी नकारात्मक बात लिखता था सरकार या क्राउन के खिलाफ, उसको वहाँ पर दंडित करना। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिख दिया था। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए यह जो केस था, ये केस दर्ज कराया गया था। फिर दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था यहाँ पर 1897 में, जस्ट उसके 6 साल के बाद। तो ये क्या था, महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक पर ये 3 बार केस दर्ज हुआ था। कितनी बार? 3 बार दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इनके ऊपर ही केस दर्ज हुआ था। उस समय काल क्या क्या था? तो समय काल था 1897, फिर 1908, फिर 1916, मतलब 1897, 1908 और 1916। 3 बार इन पर एक केस दर्ज हुआ। तो राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए इन पर। उन पर भारत में ब्रिटिश सरकार की अवमानना करने का आरोप लगे थे। वे आरोप उनके अखबारों में लिखे व्याख्यान और भाषाओं को आधार बताते हुए तय किए गए थे। तो ये इसका पूरा का पूरा परिदृश्य था। फिर इसके साथ क्या हुआ कि महारानी बनाम मोहनदास करमचंद गांधी 1992 केस है, मतलब तीसरा केस जो था वो गांधी जी के ऊपर था। तो गांधी जी के ऊपर केस किस प्रकार का था? तो देखिए, गांधी जी के ऊपर जो केस था वो उन्होंने एक मतलब 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेख लिखने के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था उनके ऊपर। और उन पर लगे आरोप, उनके लेख ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने वाले थे। जैसा कि ये लेख भी किसके लिए था? सरकार को गलत बताने के लिए यहाँ पर लेख था। तो उसकी वजह से ये सारा केस चला था। इस केस की वजह से इनको क्या हुआ था कि 6 वर्षों की कारावास का सजा सुनाया गया था गांधी जी को। फिर इसके बाद जो चौथा केस था वो हुआ था यहाँ पर आज़ादी के बाद। तो ये जो ये केस थे, ये केसेस जो थे वो आज़ादी के बाद के थे। तो आज़ादी के बाद की अगर हम केस की बात करें तो ये पहला मामला सामने आया था। तो पहला मामला क्या था आज़ादी के बाद? तो देखिए, केदार सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में आज़ादी के बाद पहला केस यहाँ पर दर्ज होता है। तो जब ये केस दर्ज होता है यहाँ पर, तो ये था 1962 में। नाम क्या था? नाम याद रखिए, केदार सिंह बनाम बिहार राज्य। तो देखिए, यह मामला स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के किसी भी न्यायालय में राजद्रोह का पहला मामला था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, मतलब यहाँ पर देखेंगे आप तो राज्य के न्यायालय के बाद ये सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने देश और देश की सरकार के मध्य अंतर को स्पष्ट किया था कि ये बताया था कि देश और देश की सरकार, मतलब राज्य और राज्य की सरकार जो भी यहाँ पर, उसके बीच में स्पष्टता बताई थी यहाँ पर। तो फिर बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदार सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो केदारनाथवाद में निर्णय देते हुए कहा था कि किसी भी नागरिक, शब्द सुनिएगा आप यहाँ से स्पष्ट रूप से, कि किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने और उसके विरुद्ध बोलने का पूरा हक है, जो कि यहाँ पर आर्टिकल 19 देता भी है, जब तक कि वह हिंसा को बढ़ावा ना दे सके। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। या आप बोलना चाहते कितना भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी आलोचना करना चाहें करें, लेकिन कब तक? जब तक कि वह आपकी बातें हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। यदि वह हिंसा को बढ़ाती है तो फिर आपके ऊपर ये मामले दर्ज किए जा सकते हैं और इसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैटर था। तो इसके बाद आगे चल के एक और माइलस्टोन केस होता है जो कि यहाँ पर बलवंत सिंह बनाम अन्य
बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य होता है, मतलब बलवंत सिंह और उनके साथ कई अन्य लोगों का पंजाब राज्य के ऊपर के मतलब उस वहाँ पर एक केस होता है जो कि 1984 में होता है। तो केस क्या होता है, तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने के दिन क्या हुआ कि उनकी जो हत्या थी 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। दो जो कहते हैं सिख जो उनके अंगरक्षक थे उनके द्वारा उनकी हत्या की गई थी। तो चंडीगढ़ में क्या होता है उस समय कि बलवंत सिंह नाम के एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर के खालिस्तान जिंदाबाद तथा के नारे लगाए। क्या लगाए उसने? खालिस्तान जिंदाबाद के उसने नारे लगाए। तो इस मामले में उन मतलब उसके साथियों और उस पर क्या हुआ कि राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फिर जब ये मामला कोर्ट में गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन लोगों को राजद्रोह के तहत सजा देने से इनकार कर दिया। इनकार करने का ये बोला गया कि यहाँ पर वही बात ही कही गई यहाँ पर कि आलोचना करना, नारे लगाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेडिशन। आप नारे लगा सकते हैं, ये भी नहीं कहा, लेकिन वहाँ पर जो उनका कह सकते हैं कि मत था वो ये था कि नारे लगाना ठीक है, लेकिन नारे लगाने के बाद अगर जो कोई प्रतिक्रिया आ रही है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके आधार पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मामला दर्ज नहीं हुआ। अपर्याप्त इन्फॉर्मेशन थी और अपर्याप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर यहाँ पर जो कोर्ट होता है वो कोर्ट कभी भी किसी को यहाँ पर सज़ा नहीं देता है। कोर्ट का ये कहना होता है कि वो मतलब एक बेगुनाह को छोड़ना जायज़ है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब गुनाहों को यहाँ पर सज़ा देना इतना जायज़ नहीं होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसे कोर्ट बहुत सारी चीज़ें होता है। अगर 1% भी यहाँ पर चांसेस रहता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति को डाउट बेनिफिट होता है, तो 1% के चांस में भी व्यक्ति को बेनिफिट डाउट की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। ये कोर्ट का रूल्स होता है, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर भी ये मामला शांत हुआ था। फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि इस मतलब 20वीं सदी, अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में भी यहाँ पर बहुत सारे माइलस्टोन केसेस आते हैं सामने, जिसमें से आप देखेंगे कि असीम त्रिवेदी, अरविंद केजरीवाल, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। फिर यहाँ पर अरुण जेटली जी है जिनका निधन हो चुका है, अरुण जेटली हैं। फिर इनके ऊपर भी यहाँ पर राजद्रोह के मामले सामने आए हैं। और वर्तमान में जो आप लोगों ने हमने स्टार्ट ही किया था अपना पूरा लेसन, जैसे कन्हैया कुमार, शर्जील इमाम, ऐसा बहुत सारे अन्य लोगों पर राजद्रोह के केस के मामले दर्ज हुए हैं। फिर अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब हम लिखते हैं ना तो हमें ये समझना होगा कि तर्क में क्या पक्ष आते हैं और इसके बाद विपक्ष में क्या पक्ष मतलब विपक्ष में क्या तर्क आते हैं। तो राजद्रोह कानून के पक्ष में जो तर्क आते हैं वो क्या आते हैं कि राजद्रोह कानून के पक्ष में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग का मानना ये है कि आईपीसी की धारा 124 सरकार की को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये हम पक्ष की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो अगला कह सकते फैक्ट आता है वो ये बातें यहाँ आती है कि यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीके से उखाड़ फेंकने के प्रयासों को बचाता है और कानून द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता को एक अनिवार्य शर्त है ये। फिर विचारकों के अनुसार यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्यवाही सही है तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए यह जो कानून होता है यह बहुत आवश्यक है। ये तो आते हैं पक्ष में तर्क। अब हम विपक्ष के तर्क की बात करते हैं। तो देखिए विपक्ष में जो तर्क आते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो विपक्ष में तर्कों की जो बात करें तो इनकी बहुत ही ज़्यादा लंबी फहरिस्त है। तो देखिए राजद्रोह कानून जो होता है, सेडिशन का जो लॉ है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि आलोचना करने वाले विचारकों का मानना है कि यह गांधी दर्शन के मूल सिद्धांत, जिसमें बोला गया असंतोष का अधिकार की अवहेलना करना, इसकी ये अवहेलना करता है। फिर राजद्रोह कानून अनिवार्य रूप से सरकार के लिए अलोकप्रिय स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र विचार को दबाने का एक उपकरण है। मतलब यह बोला जा रहा है इसके अंतर्गत कि जो आर्टिकल 19 है जिसमें आप राइट टू एक्सप्रेशन की बात कही गई है, ये उसको दबाने के लिए खड़ा हो जाता है ये कानून। फिर जो धारा 124A है, यह ऐसा बोला जाता है कि यह औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल एरा का ये एक विरासत है, ये कानून है का एक अवशेष है जो कि लोकतांत्रिक भारत के लिए अच्छा नहीं है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिस प्रकार से हमारा प्रश्न यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये इस बात को परिभाषित करता है, बताता है यह एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यह एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार की आलोचना और उसके प्रति असंतोष को स्थान दिया जाए, परंतु इस कानून के तहत क्या होता है कि कानून का गलत उपयोग किया जाता है और हर संभव उसे दबाने की कोशिश की जाती है।
फिर धारा 124A में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है इनकी स्पष्टता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। धारा 124 में स्पष्टता ना होने के कारण इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और कानून व्यवस्था के तहत क्या होता है कि राज्य और कानून व्यवस्था क्या है कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने की वजह से क्या होता है कि राज्य सरकारें इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करती हैं और गलत इस्तेमाल करने का ही नतीजा ये है। आप देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों में जो यहाँ पर केस दर्ज किए गए हैं उस केस में मामले कितने स्पष्ट रूप से आ पाए हैं सामने, 4 यहाँ पर मामलों में मतलब सज़ा मिली और बाकी के जो केसेस थे उन 194 केसेस में से वहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारें यहाँ पर गलत इस्तेमाल करती, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है, वो स्टेट लिस्ट में आता है वो, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल करने की हमेशा चर्चाएं होती रहती है। फिर यहाँ पर ये देखा जाता है कि इस कानून को लागू करने वाला जो देश है मूलतः जो इंग्लैंड है, जो कि इन्होंने 17वीं शताब्दी में स्टार्ट किया था, उन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया है। तो उन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया है जिस देश ने इसको लेकर के आया गया था, तो फिर हमारे देश में तो इसके बचने की कोई मतलब चांस ही नहीं है। तो इस और पुराने जो औपनिवेशिक काल का जो कानून है उसको हमें जो मतलब बोझ के रूप में ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है भारत देश को, कुछ ऐसे भी कहते हैं बुद्धिजीवी लोग। फिर कई बार देश में राजद्रोह कानून के अनुचित प्रयोग को भी कम मामले भी सामने आते हैं। प्रायः इसका प्रयोग सरकार की आलोचना को दबाने तथा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के लिए भी किया जाता है। ये कुछ ऐसा भी यहाँ पर फैक्ट सामने आता है। तो दोस्तों ये जो था, इसके बाद अब हमें ये सोचना होगा कि ये हमने बात कर लिया राजद्रोह कानून का क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन से माइलस्टोन केसेस है, पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। फिर इसके साथ साथ हमें अभी ये बताना, कंक्लूड करने की तरफ जब हम जाएंगे तो कंक्लूड कुछ इस प्रकार से करना होगा कि आगे क्या क्या किया जा सकता है इस कानून को लेकर के। क्या यह कानून खत्म होना चाहिए, अगर खत्म होना चाहिए तो फिर जो जितने भी एजिटेशंस क्रिएट होते हैं, जो डेवलपमेंट में सहयोग नहीं होने देते हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाए। दबाने के शब्द तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हम रोक किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको कर्ब कैसे कर सकते हैं, जैसे कि माओवादी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इन सबको रोकने के लिए आगे की बात हम किस प्रकार करें। तो देखिए उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वर्तमान में राजद्रोह की परिभाषा जो है अति व्यापक है। अति व्यापक मतलब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें कही गई है कि सरकार के विरुद्ध बातें करते हो तो ये राजद्रोह हैं। ऐसी बातों को हमें वहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा, कुछ परिभाषाओं को फिर से गठित करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस परिभाषा को कम करना पड़ेगा, जिससे पहले बहुत सारी जो डेफिनेशंस थी उन डेफिनेशन में से कुछ शब्दों को यहाँ पर हटाना पड़ेगा और इसमें केवल भारत के क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुत्व जैसे विषय को ही शामिल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस एंड द जो सॉवरेनिटी है उसकी यहाँ पर बात करते हुए इसके डेफिनेशन को फिर से इसको डिफाइन करना होगा। फिर कानून का जो अनुपालन सुनिश्चित कराने वाली एजेंसियों को राजद्रोह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा। तो ये सारी यहाँ पर बातें कहनी होगी। फिर अंत में गांधी जी के कुछ शब्द है जिसके माध्यम से इस पूरे जो चैप्टर है इसको इंक्लूड किया जा सकता है, इस पूरे जो आंसर राइटिंग होगी इसको इंक्लूड किया जा सकता है कि वो कैसे करना होगा कि कानून के जरिए तंत्र के प्रति समर्पण पैदा नहीं किया जा सकता। किसके माध्यम से? कानून के माध्यम से। मतलब अगर कोई सरकार कानून बना रही है तो उसके माध्यम से तंत्र के प्रति जो समर्पण है, श्रद्धा है, वो पैदा नहीं किया जा सकता। वो कैसे होगा कि यदि किसी व्यक्ति को तंत्र या सरकार के प्रति असंतोष है तो वह व्यक्ति को असंतोष व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जब तक कि वह हिंसा का कारण ना बने। मतलब यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, यह आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आर्टिकल 19 बोलता है आपसे। लेकिन आप वह जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, उससे उस प्रदर्शन से किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर हानि नहीं होना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति रास्ता नहीं रोक सकते जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़े। आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे वहाँ पर रहने वाले उनके लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह देश विरोधी है। इस प्रकार से इस चीज़ों को लिख तो नहीं सकते हम, लेकिन इस सारी बातों को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न था हम लोगों के सामने, जो दत्त प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर मैंने समझाने की कोशिश करी है। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि राजद्रोह कानून क्या है, क्या आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? राजद्रोह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अघोषित पहरा है। तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। ये प्रश्न था। ये प्रश्न के माध्यम से मैंने आप लोगों को दोस्तों समझाने की कोशिश किया। दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को शाम को
शाम को नहीं, सुबह मिल जाया करता है। सुबह 10 से 11 बजे के मध्य मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। मान के चलिए ये जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसके 2 से तीसरे दिन आपको फिर से एक नया वीडियो मिलेगा, जिसको आप आकर के देख लीजिए। ये वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ यदि आपको कोई भी यहाँ पर और भी अन्य प्रकार के कोई भी पॉइंट्स या फैक्ट्स मिलते हैं, आप बाकायदा कमेंट सेक्शन में करिए। और ये वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक हैं, खासकर मेरे लिए, कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है अन्य आने वाले वीडियोस में, वो भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल उन सारे जो पॉइंट्स बताएंगे उनको मैं केयर करके ध्यान देने की कोशिश करूंगा। और जो शाम को आप देखेंगे कि इसी चैनल पर हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज चलता है, जो कि शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य अपलोड कर दिया जाता है। उसके तकरीबन 50 वीडियोस हो चुके हैं। अपने जाकर के देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत ही ब्रॉड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 21 कोर्सेज डिजाइन की गई है, जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक में प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों, ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।